नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। रूस यूक्रेन जंग पर तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं। आज तक के इस वॉर रूम में युद्ध अपने 55वें दिन तक आ चुका है और अब तक ये उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाया है जिसकी अटकलें कई एक्सपर्ट्स लगा रहे थे। जंग के 5 बड़े अपडेट्स की बात करें तो 55वें दिन रूस ने क्या क्या किया है, मारियोपोल को लेकर खासकर यूक्रेन को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया है। मारियोपोल को लेकर उसने कहा है कि मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में जो यूक्रेनी और विदेशी लड़ाके अब भी छिपे हैं वो हथियार डाल दें। दूसरी तरफ उसने डॉनबास के इलाके पर कब्जे की लड़ाई अपनी छेड़ दी है। लुहांस्क और दोनेत्स्क को उसने स्वतंत्र घोषित पहले से कर रखा था और अब यूक्रेन का आरोप है कि वहां से यूक्रेनियों को बाहर खदेड़ने की भी कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले रूस ने खार्किव में फिर से बमबारी की है जिसमें 5 नागरिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये 5 बड़े अपडेट्स जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच युद्ध के 55वें दिन पुतिन ने ऐसी रणनीति बनाई है जो कि बहुत ज्यादा निर्णायक इस युद्ध में साबित होने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर आखिरी वार, निशाने पर यूक्रेन के कमांड सेंटर। इस्कंदर पुतिन को बनाएगा सिकंदर। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जीत के लिए पुतिन ने इसी घातक इस्कंदर मिसाइल को चुना है। युद्ध के 55वें दिन भी यूक्रेन रूस के खिलाफ लड़ रहा है। दरअसल उसके कमांड सेंटर अब भी एक्टिव हैं। इन कमांड सेंटर्स को तबाह करने की जिम्मेदारी पुतिन ने 9K720 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल को सौंपी है। अरबी और ग्रीक मूल के शब्द इस्कंदर का मतलब है इंसान का रक्षक। ये सिकंदर का ही दूसरा नाम है, मगर इंसानों का ये रक्षक उनका भक्षक भी है, क्योंकि इस्कंदर मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है। और इस वक्त पूरी दुनिया को यही डर सता रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। $500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर एक रोड मोबाइल मिसाइल है, यानी इसे एक आर्मी ट्रक पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल बड़ी इमारतों को तबाह कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस कीव समेत यूक्रेन के कमांड सेंटर्स पर इस्कंदर से हमला करने वाला है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन के कमांड सेंटर्स ध्वस्त हो गए तो वो घुटने टेक देगा। इससे पहले भी रूस ने यूक्रेन में इस्कंदर मिसाइल से कहर बरपाया है। उसने अपने सहयोगी देश बेलारूस की सीमा में तैनात मोबाइल ट्रकों से यूक्रेन पर कई इस्कंदर मिसाइल दागी। इस्कंदर मिसाइल रूस की आजमाई हुई अचूक मिसाइल है, जिसे उसने पहली बार साल 2006 में लॉन्च किया था। छोड़े जाने के बाद ये तेजी से ऊपर जाती है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आते ही दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर देती है। अपनी इस चौंकाने वाली उड़ान की वजह से ये छोड़े जाने के तुरंत बाद और जमीन पर मार करने से पहले एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे देती है। यही नहीं, ये मिसाइल अपने साथ साथ ऐसे रेडियो सिग्नल जारी करती है जो दुश्मन के रडार को जैम कर देते हैं या उन्हें धोखा दे देते हैं। इसके बावजूद यूक्रेन ने रूस के कई मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह किया। मगर जिस तरह सोमवार को लवीव पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, उससे ये साबित हो गया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अब उतना दमदार नहीं रहा और इसी का फायदा रूस इस्कंदर मिसाइल के हमलों से उठाना चाहता है। आज तक ब्यूरो।
हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है जो कि हमारे वॉर रूम में हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये इस्कंदर मिसाइल आखिर इतनी खतरनाक क्यों रहती है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये इस्कंदर मिसाइल, जिसे मुझे याद है 1 महीने पहले पूरी दुनिया ने कहना शुरू किया कि कोई ऐसा हथियार है जिसके बारे में बाकी तो ज्यादा जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये इस्कंदर मिसाइल इतना खतरनाक क्यों है? इस्कंदर मिसाइल की 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो इसको बहुत खतरनाक बनाती हैं। जी। पहली बात तो ये है कि ये कन्वेंशनल वेपन्स के लिए भी यूज हो सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स के लिए भी यूज हो सकता है, दोनों को, शॉर्ट रेंज के लिए। और दूसरा ये है कि ईडब्ल्यू एनवायरमेंट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरमेंट बोलते हैं, उसको ये पेनिट्रेट कर सकता है। इसके अंदर सेल्फ सर्वाइवल की कैपेबिलिटी है। हाँ, ये भी कहते हैं कि इसको रेडार डिटेक्शन में उसी को सेल्फ सर्वाइवल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर या तो आप इसको जैम करने की कोशिश करते हैं जी, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर से, आप इसको जैम नहीं कर सकते हैं, और रेडार से इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पीड बहुत हाई है। आसान शब्दों में ऐसे समझिए ना कि कहते हैं कि अगर इसे पता चल जाए कि ये पकड़ में आ चुका है, हाँ, तो ये खुद को छुपा सकता है। खुद को छुपा सकता है। और अगर आसान शब्दों बोलना चाहे, ये इतनी तेजी से निकलेगा कि अगर आपने पकड़ने की भी कोशिश की, क्योंकि ध्वनि के रफ्तार ये करीब 6 गुना ज्यादा रफ्तार से चलता है, तो एक तरीके से हाइपोसोनिक वेपन है। हाँ। तो इतनी तेजी से निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो इक्विपमेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और जैम कर देते हैं कि इनकी जो वो है क्षमता है वो कमजोर पड़ जाए, ये गलत जगह पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी हम लोग बोलते हैं कि कितने एरिया तक में ये जरूर गिरेगा। अगर आपने इसको किसी बिल्डिंग पर या किसी चीज का निशाना बनाया है तो इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5 से 7 मीटर है। अच्छा। जो आप देखिए कितनी खतरनाक है। हाँ। अगर आप किसी फैक्ट्री को या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाते हैं तो ये जरूर जाके उसको ध्वस्त करेगा। तो इस वजह से इस्कंदर मिसाइल से इतनी डरती है दुनिया। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या यूक्रेन में अब आखिरी चरण की जंग शुरू हो गई है? रूस ने मारियोपोल पर भीषण हमला बोला है। मारियोपोल के जिस अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर इस समय जंग चल रही है, वहां पर यूक्रेनी जवान तो हैं ही, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बड़ी तादाद में वहां पर सिविलियंस भी हैं, आम नागरिक भी शरण ले रखी है उन लोगों ने। पिछले 2 दिन से रूस ने इस प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से उठता धुएं का गुबार पुतिन ऑपरेशन डोनबास की गवाही दे रहा है। यूक्रेन की जंग जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने उतावले हो चुके हैं कि रूसी फौज ने निर्दोष आम लोगों की बगैर परवाह किए बमबारी शुरू कर दी है। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट मारियोपोल में यूक्रेनी फौज का एकमात्र किला है। यहाँ से यूक्रेनी फौज रूसी सैनिकों का लोहा ले रही है तो बड़ी तादाद में आम लोग भी छिपे हुए हैं। इन्हें निकालने का मौका दिए बगैर रूस लगातार हमले बोल रहा है। मारियोपोल सिटी काउंसिल की तरफ से जारी इस वीडियो में आप मारियोपोल की विनाश लीला साफ देख सकते हैं। अज़ोवस्टल इस्पात प्लांट यूरोप में धातु के सबसे बड़े प्लांटों में से एक है। ये 11 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। इसमें कई सारी सुरंगें बनी हुई हैं। सिटी काउंसिल के मुताबिक रूस के हमलों से बचने के लिए यहाँ कम से कम 1000 नागरिक छिपे हुए हैं। इनके साथ ही यूक्रेन की नौसेना, मोटराइज्ड ब्रिगेड, नेशनल गार्ड ब्रिगेड और यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ने वाली अजोव रेजिमेंट के जवान भी मौजूद हैं। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के बेसमेंट में छिपे आम यूक्रेनी फिलहाल रूसी हमले में तो बचे हुए हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत भयावह है। खाना पकाते इन लोगों को नहीं पता कि और कितने दिन वो भरपेट खाना खा पाएंगे। यहाँ खाना, पानी और जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो चुकी है। उनको जल्द पानी की समस्या को निपटाना होगा। हम पानी के बिना कैसे रह सकते हैं, ये डरावना है। अगर सच कहा जाए तो मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे हवाई हमलों के बाद से मानसिक समस्याएं हैं, जिसकी वजह से मैं डरी हुई हूँ। अगर मैं हवाई जहाज की आवाज भी सुन लूँ तो भाग खड़ी होती हूँ। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को छोड़ दें तो रूसी फौज पूरे मारियोपोल पर तकरीबन कब्जा कर चुकी है। तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका वीरान पड़ा है। सड़कों पर शव बिखरे पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं।
ऊंची ऊंची इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। मारियोपोल पर पूर्ण कब्जा 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में रूस के लिए किसी विजेता ट्रॉफी से कम नहीं होगा। मारियोपोल पर कब्जे से क्रीमिया के लिए रूस का जमीनी गलियारा खुल जाएगा। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। आज तक ब्यूरो। तो रूस का भीषण अटैक चल रहा है मारियोपोल पर, और अगर हम रूस की तरफ से बढ़ते इन हमलों को देखें तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि आखिर रूस ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है रूस ऐसा? जिन शहरों को खाली भी कर रहा है वहां पर भी आक्रमण कर रहा है। डोनबास में तो हम समझ रहे हैं उसके इंटरेस्ट हैं, पर ये सारे शहर जो हैं, खार्किव में तो तबाह होने को कुछ नहीं बचा सर। मुझे लगता है कि पुतिन अब ये चाहते हैं कि यहाँ ट्रूस होना चाहिए। हाँ। क्योंकि उनका एक तरीके से कब्जा हो गया है ईस्टर्न पार्ट पे। सदर्न पार्ट को उन्होंने करीब करीब अपने कंट्रोल में कर लिया है। मारियोपोल तो जेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि वो 90% बर्बाद हो चुका है। हाँ। और अज़ोव बटालियन जो वहां वाली थी उसको उसने पूरा कब्जे में करके आस्तों में एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब ये तो सिर्फ टाइम की बात है कि वो लोग सरेंडर कर देंगे। हाँ। उन्होंने सरेंडर की डेट भी दे दी, क्योंकि और एम्यूनिशन आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। हाँ। तो जो उनके पास बिल्डिंग में बटालियन को लेकर ही तो पूरी लड़ाई अज़ोव बटालियन की, क्योंकि उनके 3 मूलतः चीजें थी। पहला यह था कि ये नाटो नहीं ज्वाइन करें, दूसरा यह था कि डीमिलिटराइजेशन, और तीसरा था डीनाजिफिकेशन। सो नाटो नहीं ज्वाइन करें, वो तो बीच बीच में हुआ। और वो नाटो को अभी भी जो न्यूक्लियर थ्रेट्स आती हैं, मैं ये समझ के चलता हूं कि वो नाटो को बीच में नहीं लाने के लिए वो थ्रेट्स देते रहते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनका है, वो जो नजर आता है बार-बार, वो यूक्रेन के लिए नहीं है, वो नाटो के लिए है। नाटो के लिए, वेस्ट के लिए है कि प्लीज बी वेयर। और दूसरा डीमिलिटराइजेशन, उन्होंने करीब करीब 1200 ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन तबाह कर दिए हैं। जो फैक्ट्रीज हैं उसको तबाह कर दिया है। जो असेंबली फैक्ट्री थी कीव के पास में नेपट्यून की, उसको भी तबाह कर दिया। डीनाजिफिकेशन, अगर अज़ोव बटालियन पूरी की पूरी कब्जे में आ गई, डीनाजिफिकेशन हो गया, तो एक तरीके से वो अपने गोल पहुंच रहे हैं। अब उनका कॉन्सेप्ट क्या है, रशियन एक कॉन्सेप्ट है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। तो वो एस्केलेट इसलिए कर रहे हैं कि जो दुश्मन है वो डर के मारे कहे कि भाई हमें ट्रूस चाहिए। हाँ। अब हमें शांति चाहिए। मतलब हम लोग इतनी तेजी ला दो कि उसके बाद शांति के अलावा कोई विकल्प न बचे। हमारे साथ राजेश पवार इस समय सीधे कीव से जुड़ रहे हैं। राजेश, हमले अगर लवीव तक शुरू हो जाए, अगर जेलेंस्की एक बार फिर दुनिया के सामने जाकर यह कहना शुरू कर दे कि देखो परमाणु खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है, आप सचमुच में ये देख रहे हैं, या फिर ये जेलेंस्की का लास्ट डिच अटेम्प्ट है? क्योंकि इतना लंबा युद्ध अगर रूस के लिए मुश्किल होगा तो उससे ज्यादा मुश्किल तो यूक्रेन को हो रही है। देखिए श्वेता, कल एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने बोला है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम 10 साल तक लड़ेंगे। देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त हो रही हैं यूक्रेन में। लवीव में जो हवाई हमले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो सप्लाईज वेस्ट से आ रही हैं, नेटो कंट्रीज और अमेरिका से मिलिट्री सप्लाईज आ रही हैं यूक्रेन के अंदर, वो लवीव के रास्ते से आ रही हैं। और जो ये हमले हुए हैं, ये उन्हीं सप्लाईज के ऊपर हुए हैं जो उसने स्टॉक पाइल किए हैं यूक्रेन ने। दूसरी महत्वपूर्ण घटना घट रही है मारियोपोल में। देखिए, मारियोपोल लगभग पूरा शहर 100% रूस के अंडर है, लेकिन वहां जो स्टील प्लांट है, अज़ोव स्टील प्लांट है, जो इस वक्त वहां अभी भी अज़ोव बटालियन और यूक्रेन फौज वहां डटी हुई है और वहां लड़ाई चल रही है इस वक्त भी। वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अज़ोव बटालियन की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कनाडा में हुई है, और ये चीज अभी जग जाहिर है, और उसमें काफी सारे फॉरेन फाइटर्स इन्वॉल्व हैं, और रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि इन फॉरेन फाइटर्स को वो जिंदा कैप्चर कर सके। कल ही रूसी टीवी के ऊपर 2 ब्रिटिश फाइटर्स जो अज़ोव बटालियन के कैप्चर हुए हैं मारियोपोल में, उनको उन्होंने टीवी पे दिखाया है, और टीवी पे उनका इंटरव्यू दिखाया, उनसे बातचीत दिखाई है। देखिए, जैसे ही ज्यादा ये फॉरेन फाइटर्स कैप्चर होंगे, जो ज्यादातर पश्चिमी यूरोपियन देशों के या अमेरिका के हैं, तो इसका एक निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ेगा इस पूरी बैटल के ऊपर। इसके अलावा जेलेंस्की ने बोला है जो उनके सबसे बेहतर फाइटर्स नहीं हो रहे हैं। जो रशिया कह रहा है कि आप सरेंडर कीजिए और यूक्रेन कह रहा है हम नहीं करेंगे, तो इस इलाके को लेकर ही खास फोकस है। देखिए, मारियोपोल तो गया, ये तो जेलेंस्की मान चुके हैं कि मारियोपोल वो किसी तरह से नहीं बचा सकते, लेकिन ये लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में हैं जहां से लड़ाई जारी की हुई इन्होंने, और रशिया उनको जिंदा पकड़ना चाहता है। अगर उसने फॉरेन फाइटर्स और ज्यादा फॉरेन फाइटर्स को जिंदा पकड़ा तो इससे जो प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है वेस्टर्न गवर्नमेंट के ऊपर, वो बढ़ेगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है, जो उनकी जो लगभग 2 लाख की सेना है, जो बेस्ट एलिमेंट्स है उस सेना के, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट सोल्जर्स, लगभग 40,000 इस वक्त पूर्वी यूक्रेन में एक तरह से फंसे हुए हैं। रूस का ये एफर्ट है कि उनको घेराबंदी की जाए, उनको अंदर घेर ले और फिर तबाह करे उनको। इसीलिए जो रूसी फौज का जमावड़ा ईस्ट में हो रहा है और जो उसके भारी इक्विपमेंट मूव कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं उनका एफर्ट इन 40,000 फौजियों को और इक्विपमेंट को घेर के तबाह करने का है। ज़ेलेंस्की की बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं जो आप मदद ऐलान कर रहे हैं $800 मिलियन का, वो हमें 3 महीने बाद नहीं चाहिए, उसको आप जल्दी से जल्दी भेजें ताकि ये जो हमारे बेस्ट सैनिक हैं ये उसको यूज कर सके और किसी तरह से अपनी तबाही को बचा सके। श्वेता, बड़ी खबर इस समय आ रही है, यूक्रेन के खार्किव में रूस की भारी गोलाबारी हो रही है। अब देखिए, माइकोलेव की बात हमने की थी, ये खार्किव एक दिन में 40 इमारतों को निशाना बना लिया। यानी वो एक एक करके, जो सर भी बता रहे हैं हम स्टूडियो में, कि एस्केलेट इतना ज्यादा बढ़ा दो युद्ध को कि सामने वाला बस यही कहे कि नहीं, शांति शांति शांति, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुतिन कह रहे हैं हथियार मत दो, हथियारों को ही खत्म करने के लिए हमने इस युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन दुनिया सप्लाई करती रहेगी तो हम उसे नष्ट करते रहेंगे। अब खार्किव हो, माइकोलेव हो, ये सारे इलाके हो जहां पर बमबारी चल रही है, और पूरा इलाका जहां पर रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के जो सबसे उत्कृष्ट, जो सबसे अच्छी प्रशिक्षण पाए हुए सैनिक है सर, उन्हें फंसा लिया है वहां पर। बिल्कुल फंस गए हैं, और ऐसे फंस गए हैं, और वो यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है, हाँ, जहां उनके सैनिक और भी फंसे हुए हैं, ये तो अज़ोव बटालियन की बात हो रही है जिसमें फॉरेन फाइटर्स भी हैं, उसको वो कट ऑफ कर देना चाहते हैं। एक बार उन्होंने कट ऑफ कर दिया, सारी की सारी सेना, इक्विपमेंट सब एक साथ कब्जे में आ जाएगा। तब यूक्रेन के पास ये सोचने के लिए सोचना पड़ेगा कि हमें अब क्या करना है, क्योंकि उन्होंने जो वॉर शुरू की, देखने में पहले ऐसा लगा मिलिट्री ऑपरेशन है, कीव पर हुआ, खार्किव हुआ, बड़े बड़े शहरों के घेराबंदी हुई, लेकिन जब रिट्रीट करके उन्होंने ये काम करना शुरू किया। और देखिए श्वेता, एक बात और है, उन्होंने अभी 11 बटालियंस और इंसर्ट की हैं, रेनफोर्स की हैं ईस्टर्न इलाके में, हाँ, रूस ने। तो क्रीमिया में रीग्रुप करना शुरू कर दिया था उन्होंने। उनके लिए इंसर्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि हाँ, उनके बॉर्डर से मिला जुला है ईस्टर्न पार्ट। और अब जो पूरी लड़ाई है, आप समझिए कि वो उस पूरी सीमा पर ले गए जो रूस की सीमा से लग रही है। बेलारूस की सीमा को इसमें नहीं इन्वॉल्व किया गया है। हाँ। देखिए, 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन का एक शहर ऐसा था जिसे सबसे सुरक्षित माना गया। यह शहर है लवीव, जो यूक्रेन के पश्चिम में है। मगर रूस ने यह भ्रम कल पूरी तरह से तोड़ दिया कि यूक्रेन का कोई भी कोना अब सुरक्षित है। सोमवार को रूस की 4 मिसाइलें लवीव पर बरसी, 7 लोगों की मौत की खबर यूक्रेन से आई। इस युद्ध में लवीव में नागरिकों के मारे जाने की यह पहली घटना है। यूक्रेन में आप चाहे किसी भी कोने में हो, आपकी जान सलामत नहीं है। लवीव पर रूसी हमले के बाद भड़के ये शोले और 7 लोगों की मौत यही चेतावनी दे रही है। ये यूक्रेन का पश्चिमी शहर है, पोलैंड के करीब, जहां लाखों यूक्रेनी इस उम्मीद में भागे थे कि शायद वहां वो रूस के हमले से बच जाएंगे। मगर सोमवार को रूस ने लवीव को भी नहीं बख्शा। एक के बाद एक 4 मिसाइलों ने लवीव को निशाना बनाया। इनमें से 3 सेना की उन इमारतों पर गिरे जिनका इस्तेमाल सेना अब नहीं करती। वहीं चौथी मिसाइल इस कार सर्विस स्टेशन पर गिरी। लवीव फायर सर्विस शोलों को बुझाने पहुंची तो सड़कों पर पड़े शव और खून के निशान दिल को दहला रहे थे। लवीव ने न केवल इतने बड़े पैमाने पर जंग के शोलों को देखा, बल्कि 24 फरवरी के बाद पहली बार लवीव में नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेन में हम आज जो देख रहे हैं वो नरसंहार है, जिसे आक्रमणकारी एक मकसद से अंजाम दे रहा है। नागरिकों को मारा जा रहा है। यूक्रेन के मेयर ने युद्ध की शुरुआत में ही बाइडेन और यूरोप के नेताओं से मदद मांगी थी। यूक्रेन का आसमान बंद करने, हथियार देने, हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की मांग की थी। लवीव शहर शरणार्थियों का शहर है। यहाँ से लाखों यूक्रेनी पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों में चले गए ताकि वो रूस के हमले से बच सके। मगर कीव से लवीव आए आर्टेमो मिखाइल जैसे लोगों को रूस के हमले ने दहला दिया। यूक्रेन अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। शायद जल्दी ही युद्ध खत्म हो जाए। आज जब 5 मिसाइलों का हमला हुआ तो मेरी नींद धमाकों से खुली। मुझे लोगों की चिंता हुई और अफसोस, कई लोग मारे गए और ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे समय में जब रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में जमीन पर जबरदस्त जंग छेड़ रखी है, तब उसने पश्चिमी यूक्रेन पर हमला कर एक साथ कई संदेश दिए हैं। लवीव नेटो देश पोलैंड की सीमा के करीब है। रूस का हमला नेटो देशों के लिए चेतावनी है। रूस ने पोलैंड के जरिए यूक्रेन को भेजी जा रही हथियारों की मदद को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी। इस हमले से उसने
उसे हकीकत में बदलने का इरादा भी जता दिया है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि बीते कुछ दिनों में रूस के हवाई हमले 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। आज तक ब्यूरो। जंग के लंबा खींचने से परेशान पुतिन ने मारियोपोल पर संपूर्ण विजय की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद जनरल को दे दी है। देखिए रिपोर्ट। कीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, खार्कीव में जो बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों में जो मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो सब एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है। रूस अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों और बॉम्बर के जरिए यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है। उसे जीत से ज्यादा यूक्रेन के बर्बाद शहरों की तस्वीरों में मजा आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की जीत की स्ट्रेटजी अब यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी वाली स्ट्रेटजी में क्यों बदल गई? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे खूंखार जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव को यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी दी। जिस वक्त रूस अपनी सेनाओं को समेटकर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहा था, जिस वक्त रूस यूक्रेन से लड़ते हुए मारियोपोल को भी गंवा चुका था, उस वक्त जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद ड्वार्निकोव ने मारियोपोल में वो किया जो उसने सीरिया में किया था, जो उसने सेकेंड चेचनिया वॉर में किया था, सब कुछ तबाह कर दिया। ये आज का मारियोपोल शहर है। धमाकों से भड़की आग का धुआं, मिसाइलों की मार से मलबा हुई इमारतें, बमबारी से तबाह हुए रिहायशी इलाके और सड़कों पर धमाकों से बने गड्ढे। मारियोपोल की इस हालत का जिम्मेदार जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव ही है। सीरिया में जब पुतिन ने अलेक्जेंडर को जिम्मेदारी दी थी तो वहां के शहरों का हाल यही था। शहर शहर नहीं रहे थे, इमारतों की कब्रगाह बन गए थे और शहर को तबाह करने का पूरा प्लान इसी जनरल ड्वार्निकोव ने तैयार किया था। मारियोपोल शहर की गलियों से निकलिए तो ये दिखता है। सड़क के दोनों ओर जमींदोज हो चुके घर, तबाह हो चुकी इमारतें और ऊंची इमारतों की जगह खाली मैदान। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी किसी जमाने में यहाँ खुशहाल शहर बसा करता था। ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर बन गया है जो 95% तक तबाह हो चुका है। यानी रूस ने शहर पर कब्जा भले ही कर लिया, लेकिन उसको जीत के नाम पर सिर्फ जमीन मिली है, कोई शहर नहीं। मारियोपोल जीतने की जिम्मेदारी जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव की ही थी और देखिए जीत के लिए ड्वार्निकोव ने क्या किया। ये वही तरीका है जो उसने सीरिया में अपनाया था। शहर की जगह खंडहर। ये मारियोपोल का स्टील प्लांट है जिस पर रूस ने बड़े हवाई हमले किए। ये स्टील प्लांट भी अब रूस के कब्जे में आ चुका है। रूस के हालिया हमलों के बाद मारियोपोल वो पहला शहर है जो दोबारा से रूस के कब्जे में। इसी शहर में यूक्रेन के कई सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया था। इस शहर को रूसी नियंत्रण में लाने की प्लानिंग जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव की ही थी। ड्वार्निकोव ने मारियोपोल जीत कर दिखा दिया कि उसके तरीके सीरिया में भी कामयाब रहे थे और अब मारियोपोल में भी कामयाब रहे। अब यूक्रेन जीतने की जिम्मेदारी उसे मिली है और यूक्रेन के कई शहरों में जिस तरह के हमले हो रहे हैं उससे संकेत यही है कि ड्वार्निकोव ने यूक्रेन में सीरिया मॉडल अपना लिया है। यानी जीत के नाम पर अब उसे चाहिए तो सिर्फ यूक्रेन की बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आप रूस और यूक्रेन युद्ध के 55वें दिन वॉर रूम से हमारी ये खास पेशकश देख रहे हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो कि यूक्रेन से इस समय हमारे सामने आ रही है। रूस के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। $100 बिलियन के बुनियादी ढांचे अब तक नष्ट हो चुके हैं। कुछ शहरों को, कुछ चुनिंदा शहरों को जो कि आर्थिक तौर पर बहुत अहम रहे हैं यूक्रेन के लिए, उन शहरों को खास करके रूस की तरफ से टारगेट किया गया था और ये युद्ध के शुरुआती दिनों से ही ये शुरू हो गया था। इसका जो आकलन किया गया है उसके अनुसार $100 बिलियन के बुनियादी ढांचे नष्ट हुए हैं, ये बात कही जा रही है।
लेकिन जब भी जंग लड़ा जाता है तो एक जंग वो होता है जो जंग के मैदान में लड़ा जाता है, दूसरा जंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से लड़ा जाता है, एक नैरेटिव के हिसाब से लड़ा जाता है। और ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन जंग निर्णायक दौर के जरिए गुजर रहा है तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये भी हो रही है कि किम जोंग उन से एक समानता बना दी जाए पुतिन की। किम जोंग की जमात में पुतिन। अमेरिका की चाल, आतंकी देश का जाल। क्या किम जोंग और पुतिन अब एक ही जमात में शामिल होंगे? कुछ दिन पहले जब बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा था तो किम जोंग भड़क गए थे। ऐसी ही वजहों से अमेरिका की नजर में दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मगर एक पैमाना ऐसा है जिसके आधार पर अमेरिका रूसी राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के साथ खड़ा कर देना चाहता है। रूस को आतंकवादी देश घोषित करे अमेरिका। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये मांग ज़ेलेंस्की ने जो बाइडेन से शुक्रवार को फोन पर हुई बातचीत में की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तब कैंप में डेविड में थे। वॉशिंगटन लौटने के बाद उन्होंने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया, मगर अब अमेरिकी विदेश विभाग ने रूस को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग पर गौर करने के संकेत दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि रूस को आतंकवादी देश घोषित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो रूस के साथ अमेरिका और उसके सारे करीबी देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध रूस से खत्म हो जाएंगे। इस वक्त उत्तर कोरिया, ईरान, सीरिया और क्यूबा आतंकवादी देशों की लिस्ट में शुमार हैं। अमेरिका जिन देशों को आतंकवादी देश मानता है उन्हें अमेरिका से मिलने वाली मदद बंद हो जाती है। जहां तक रूस की बात है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुतिन तो खुद कह रहे हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका और यूरोप ने सेल्फ गोल कर लिया है। रूस से ज्यादा नुकसान तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को पहुंचा है, जहां तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। Блицкрига не удалось. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений. Россия, как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. तो पुतिन जहां प्रतिबंध लगाने वाले पश्चिमी देशों को आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं किम जोंग उन ने 17 अप्रैल को एक बार फिर मिसाइल परीक्षण कर अमेरिका को भड़का दिया है। 2017 के बाद पहली बार उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बैठे अधिकारी ये कह रहे हैं कि जल्द ही उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू कर सकता है। रूस यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया का मिसाइल परीक्षण अमेरिका को परेशान कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आपके हिसाब से ये तुलना सही है या बहुत फारफेच्ड है? एक्चुअली ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ। रूस जो है यूएनएससी का पार्ट है, उसके पास वीटो पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, सुपर पावर है, आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्सरी है। इस तरह की बातें करना एक तरीके से किसी चीज को झुठलाना है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। और रूस में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है जिसकी बात हो रही है जो कि नॉर्थ कोरिया में है। इस तरह से करके अगर हम ये काम करते रहेंगे, हमने पहले किया यूएनएचआरसी से निकाल दिया, फिर हमने किया उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, फिर अब उसके बाद और आगे बढ़े जेनोसाइडल बता दिया, और अब कह रहे हैं कि उसकी तुलना एक ऐसे छोटे से देश से जहां और कुछ नहीं है, वहां एक अलग तरह की त्रासदी है, कोई जा नहीं सकता है, उससे कंपेयर करना। दरअसल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत यह भी हो गई कि रूस के भीतर वो चाहता था कि पब्लिक ओपिनियन बने पुतिन के खिलाफ, लेकिन अभी तक वैसा कुछ दिखा नहीं है। मैं कुछ लोग जानता हूं श्वेता जी, उनसे मैंने बात की इस वॉर के बाद में, जो वहां के नॉर्मल सिविलियंस हैं। अभी क्या हो गया कि वहां के सिटीजन्स भी अब इस बात से बहुत गुस्से में हैं कि वेस्ट ये हमें कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। वो कहते हैं हम आलू खा लेंगे, चावल खा लेंगे और हमारे पास वोदका है ही है, हमें तीन ही चीज चाहिए, बाहर की दुनिया की जरूरत कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम लड़ेंगे और अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। किसकी है?
रूस यूक्रेन को लेकर जो स्ट्रैटेजी अपनी रख रहा है हमेशा से, इस नक्शे के जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले जो उत्तरी हिस्से से उसने अपनी फौज को भेजा, वहां पे उन इलाकों को, उन शहरों को उसने खाली कर दिया। अब कहां पर पूरा कंसंट्रेशन है, तो जो पूर्वी इलाका हो जाता है। हाँ। डॉनबास उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है सर, किस तरीके से वो लैंड कॉरिडोर क्रीमिया तक का बनता है? डॉनबास का इंपॉर्टेंस हमेशा से रहा है, इस पे बातचीत चलती है। जैसे ये डॉनबास का इलाका है ईस्ट में, अगर मैं मेरी यू कैन सी आई एम एबल टू शो, तो ईस्ट का जो इलाका है वो, उसमें क्योंकि एथनिक रशियंस बहुत ज़्यादा हैं, 60 to 70%, हमेशा वहाँ से ये खबरें आती रही थी पहले भी कि यूक्रेनियन आर्मी का अत्याचार चलता है, अज़ोव बटालियन का अत्याचार चलता है। तो एक तो उसको लिबरेशन करने के लिए वार के शुरुआती दौर में ही उन्होंने DPR और उसको लुहांस्क एरिया को उन्होंने ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया और लिबरेटेड डिक्लेयर कर दिया। ऑफ कोर्स किसी और देश ने उसको कोई इस तरह की मान्यता नहीं दी। फिर मारियोपोल जो है एक ब्रिज की तरह है, उसको वहां पर अज़ोव बटालियन का दबदबा था, उसको लगातार उसमें हमले हो रहे हैं और पिछले 50 दिन से हमले हो रहे हैं। वो अब एक जगह, एक अज़ोव जो स्टील प्लांट है उसमें वो फंस गए हैं। वो उनको वहां पकड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इन लोगों की क्या असलियत थी। वो तो हो रहा है। साउथ को अगर उन्होंने यूक्रेन को लैंडलॉक कंट्री बना दिया, तो लैंडलॉक कंट्री बनने के बाद यूक्रेन के अंदर जो ताकत है वो बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि एक बात मैं और दोबारा कहना चाहूंगा कि 20% ये जो पार्ट है यूक्रेन का, श्वेता, इसके अंदर 80% इकोनॉमी लाई करती है। जो गैस डिपॉजिट्स हैं, ऑयल डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, वो इसी साइड में है। तो इस पे कब्जा हुआ तो एक तरीके से आपने 80% वेल्थ पर कब्जा कर लिया। बाकी देखिए ना, तो 2014 में वो क्रीमिया वाला जो हिस्सा, जो नीचे के इलाके में हम देख रहे हैं दक्षिण में, क्रीमिया वाला हिस्सा 2014 में हो गया था। अब अगर वो पूरा डॉनबास का इलाका होते हुए गुजरता है तो एक पूरी तरीके से सड़क मार्ग से रास्ता खुल जाता है और उनके लिए एक बफर स्टेट भी बन जाता है। बफर स्टेट भी बन जाता है और यूक्रेन इस पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। वो अपनी सेनाओं को जो दूसरे शहरों में ले गया तो वहां पर उलझी हुई है सब। अब पूर्वी इलाकों पर जिस तरीके से रूस ने अपना नियंत्रण मजबूत करना शुरू किया है, जानकार कहने लगे हैं कि ये जंग का दूसरा और निर्णायक दौर है। मारियोपोल की सड़कों पर दौड़ते हुए टैंक, जली और टूटी हुई गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर बिखरे शव। अपना हित साधने के लिए रूस यूक्रेन को खंड खंड करने के लिए आमादा है। अपने मिशन को कामयाब करने के लिए पुतिन लवीव पर भीषण बमबारी करा रहे हैं। माइकोलेव पर हमला हुआ है। खार्किव को नए सिरे से निशाना बनाया गया है और यूक्रेनी फौज का आखिरी किला कहलाने वाला मारियोपोल का अजीब वस्तल स्टील प्लांट पर भी बम बरस रहे हैं। ये सब हो रहा है उस डोनबास क्षेत्र के लिए जिसे कब्जे में लेना चाहता है रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे बैटल ऑफ डोनबास का नाम दिया है। इसे जंग का दूसरा और फाइनल दौर भी कहा जा रहा है। Від окупантів. Зараз вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди вічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині. डोनबास की लड़ाई समझने के लिए इस इलाके को समझना होगा। डोनबास का इलाका दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों को मिलाकर बना है। यहाँ पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा रहा है। जंग शुरू करने से पहले रूस ने दोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दी थी। भौगोलिक रूप से मारियोपोल बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद ये रूस के लिए अहम हो गया है। दरअसल रूस क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर चाहता है। इसके लिए डोनबास का इलाका आड़े आ रहा है। डोनबास को जीतना है तो मारियोपोल पर संपूर्ण कब्जा जरूरी है। पूर्ण कब्जे के बाद रूस के पास काला सागर से सटा यूक्रेन का 80% तटीय इलाका चला जाएगा। ऐसा हो गया तो यूक्रेन के काला सागर से बुरी तरह कट जाएगा और उसके समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा। यूक्रेन पर कभी रूस की नजर अच्छी नहीं रही। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन अगर बेहद उपजाऊ मैदानी इलाके में भी धनी है तो इसके पूर्व में बड़े उद्योग भी हैं। पुतिन को अपने तो डॉनबास को लेकर पूरा प्लान आप देख रहे हैं पुतिन का, लेकिन इसके साथ ही रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को, यूक्रेन की समूची सेना को एक बड़ी चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है कि सरेंडर कर दो,
हथियार डाल दो अपने, सबकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन यूक्रेन की सेना के पास फिलहाल हथियार बहुत बड़ी तादाद में आते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों की तरफ से वो मदद मिलती जा रही है और इसीलिए चाहे रूस का अल्टीमेटम ये जरूर रहे, लेकिन लड़ाई के लिए हथियारों की कमी है नहीं। रूस ने यूक्रेन की सेना के लिए यह अल्टीमेटम जारी कर दिया है, लेकिन युद्ध का अंत नजदीक नहीं है, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स जानते हैं।